प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शास्त्री प्रथम सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत जो 5वीं इकाई के राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में आदर्शवाद के बारे में या प्रत्ययवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में इसको आइडियलिज्म कहते हैं। इसके अन्य जो समानार्थक शब्द है, आदर्शवाद को अपन एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में भी जानते हैं, इसको अपन आध्यात्मवादी विचारधारा के रूप में भी जानते हैं, इन्हें रहस्यवादी विचारधारा के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि जितने भी आदर्शवादी विचारक हुए उन्होंने राज्य को एक नैसर्गिक संस्था के रूप में माना है। इसके साथ हम एक नैतिक सिद्धांत के रूप में भी आदर्शवाद को जानते हैं। इससे पहले कक्षा में अपन ने उदारवाद के बारे में अध्ययन किया था। उदारवाद और आदर्शवाद ये दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत विचारधाराएं हैं। विपरीत विचारधाराओं का आधार है व्यक्ति व राज्य के बीच में संबंध। आप जानते हैं कि उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानता है, जबकि आदर्शवाद जो है वो राज्य को साध्य के रूप में स्थापित करता है। उदारवाद व्यक्ति की व्यक्तित्व और उसकी गरिमा को महत्व प्रदान करता है, जबकि आदर्शवाद ये कहता है कि व्यक्ति और राज्य के कोई विपरीत हित नहीं है। राज्य जो है एक नैतिक संस्था है और व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का जो उनकी विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास, उसके नैतिक और आध्यात्मिक विकास केवल राज्य रूपी संस्था में ही रहकर किया जा सकता है। आदर्शवादी विचारधारा की, आधुनिक आदर्शवादी जो विचारधारा है 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में आई, उसके प्रमुख विचारकों में इमानुएल कांट है, जर्मन विचारक हीगल है, अंग्रेज विचारक ग्रीन है, बोसांके हैं। ये प्रमुख आदर्शवादी विचारक हुए हैं। विद्यार्थियों, आदर्शवाद जो आगे बढ़ा, इसके दो रूप हैं। पहला रूप है इंग्लिश आइडियलिज्म, ये लिबरल है, ये उदार है। और दूसरा जो आदर्शवाद है वो जर्मन आइडियलिज्म, जर्मन आदर्शवाद, ये कठोर है, जो राज्य को पूर्ण सत्ता प्रदान करता है। जबकि इंग्लिश आइडियलिज्म जो है, अंग्रेजी जो विचारधारा है, राज्य को व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक साधन के रूप में देखता है। आपको मैंने बताया कि राज्य क्या है, तो आदर्शवाद के अनुसार राज्य जो है एक नैसर्गिक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है, एक स्वाभाविक संस्था है, जो राज्य के लिए, जो व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य का होना आवश्यक बताता है। आदर्शवादी विचारक ये कहते हैं कि राज्य जो है मनुष्य की जो आंतरिक मनोवृत्तियां हैं, व्यक्ति की जो आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। अर्थात व्यक्ति की जो आंतरिक अनुभूति है, व्यक्ति अपने मन से, व्यक्ति अपनी आत्मा से, व्यक्ति अपने नैसर्गिक विचारों से राज्य को आवश्यक मानता है और उसका विकास वही संभव है, राज्य के रूप में रहकर ही। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक भौतिक संस्था नहीं होकर आध्यात्मिक और नैतिक संस्था है। अर्थात कि व्यक्ति का जो नैतिक कल्याण है, व्यक्ति का जो चहुमुखी विकास है, वो राज्य रूपी संस्थाओं में ही हो सकता है। अब अपन आदर्शवाद की पृष्ठभूमि क्या है, आदर्शवाद का उद्भव कब हुआ, किन दार्शनिकों के विचारों में हमें
आधारवाद के दर्शन मिलते हैं। आदर्शवादियों का जो जनक माना जाता है, हम प्लेटो को आदर्शवाद का जनक मानते हैं। प्लेटो को आपने पढ़ा होगा। प्लेटो ये कहता है कि राज्य जो है मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है, अर्थात कि मनुष्य की जो भी इच्छाएं हैं, मनुष्य का जो भी मस्तिष्क है, उसको बड़े रूप में राज्य के रूप में देखते हैं। और प्लेटो जो है राज्य का आदर्शवादी चित्रण करता है कि किस प्रकार से आदर्श राज्य होना चाहिए, एक आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितना भूभाग होना चाहिए, आदर्श राज्य के अनुसार सामाजिक संरचना किस प्रकार से होनी चाहिए। उत्तरी स्तरीय सामाजिक स्तरीकरण करता है प्लेटो और ये बताता है कि इस प्रकार से एक आदर्शवादी राज्य होना चाहिए। आदर्शवादी राज्य में साम्यवादी व्यवस्था के बारे में बताता है, आदर्शवादी राज्य के बारे में वो राजा के गुणों के बारे में बताता है, राजा किस प्रकार से होना चाहिए, राजा एक दार्शनिक होना चाहिए जो सर्वगुण संपन्न, वो सूर्य का पुंज हो। तो प्लेटो ने अपने संपूर्ण दर्शन में राज्य का आदर्शवाद का चित्रण किया है। प्लेटो के बाद में उसका शिष्य अरस्तु भी आदर्शवाद को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अरस्तु कहता है कि राज्य रूपी संस्था का जो अस्तित्व है, राज्य क्यों आवश्यक है। अरस्तु बताता है कि व्यक्ति के सद जीवन की प्राप्ति, व्यक्ति के नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य का होना आवश्यक है, अर्थात कि व्यक्ति अपना नैतिक विकास, सद जीवन की प्राप्ति राज्य रूपी संस्था में रहकर ही कर सकता है। तो प्लेटो और अरस्तु इन दोनों विचारों के दर्शन में हमें आदर्शवाद के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्राचीन जो भारतीय मनीषी हुए, जो दार्शनिक हुए, उन दार्शनिकों ने भी राज्य के धर्म को राजधर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया कि राजा का पहला कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण करे। तो ये शुरुआत में जो दार्शनिक विचारधारा है, हमें प्लेटो के दर्शन में, हमें अरस्तु के दर्शन में, और भारतीय जो राजनीतिक मनीषी थे उनके दर्शन में हमें आदर्शवादी तत्व दिखाई देते हैं। इसके बाद में पुनर्जागरण के बाद में करीब 1700-1800 वर्षों तक आदर्शवाद के तत्व हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पुनर्जागरण के बाद में हमें पुनः आदर्शवाद का दार्शनिकों के विचारों में चित्रण देखने को मिलता है। इसका सबसे पहला उदाहरण है 17वीं शताब्दी में थॉमस मूर के बारे में। उस थॉमस मूर ने अपनी एक पुस्तक लिखी यूटोपिया। उस यूटोपिया में उसने काल्पनिक राज्य का चित्रण किया। यूटोपिया में वो कहता है कि एक राजा किस प्रकार से होना चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या होना चाहिए, राजा किस प्रकार से अपने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे। थॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया। उस यूटोपिया में उसने राज्य का काल्पनिक चित्रण करने का प्रयास किया है। इसके बाद में रूसो के दर्शन में जीन जैक्स रूसो, जिसने सामाजिक समरूपता सिद्धांत दिया, उस सामाजिक समरूपता सिद्धांत में उसका महत्वपूर्ण जो सबसे प्रमुख जो विचार है वो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है कि राज्य क्या है, कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वो कहता है कि व्यक्ति के नैतिक जीवन के लिए, उसके आध्यात्मिक कल्याण के लिए राज्य का होना आवश्यक है। सामान्य इच्छा क्या है, इसके बारे में रूसो कहता है कि व्यक्ति की दो तरह की इच्छाएं होती है। एक तो यथार्थ इच्छाएं जो स्वार्थ प्रेरित होती है, एक होती है आदर्श इच्छाएं। तो स्वार्थ इच्छाएं तो चूंकि परस्पर एक दूसरे की विरोधी होती है, इसलिए वो समाप्त हो जाती है। पीछे बचती है सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाएं। तो रूसो कहता है कि व्यक्ति सामान्य इच्छा क्या है, रूसो कहता है कि समाज के सभी लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है, और उस सामान्य इच्छा के निर्देशन में ही राज्य को कार्य करना चाहिए। सामान्य इच्छा के लक्षण बताता है, वो विवेकशील होती है, वो जन कल्याणकारी होती है, वो श्रेष्ठ होती है, वो सामाजिक हित का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए
रूसो ये कहता है कि व्यक्ति की नैतिक जीवन के लिए राज्य का आवश्यक होना आवश्यक है और सामान्य इच्छा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो आदर्शवाद है उसके दो रूप सामने आते हैं। तो जर्मन आदर्शवाद, जैसा मैंने आपको बताया कि ये रिजिड है, ये कठोर आदर्शवाद है, और वो आदर्शवाद का जो दूसरा स्वरूप है वो है ब्रिटिश आदर्शवाद, या जिसको अपन अंग्रेज आदर्शवाद के नाम से जानते हैं। जर्मन आदर्शवाद के छोटे प्रश्न भी आता है। जर्मन आदर्शवादी जो विचारक थे वो, चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण का समय था, 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था जिसमें जर्मनी का एकीकरण हुआ और यूरोपियन ताकतों ने, स्पेशली ब्रिटेन ने, फ्रांस ने जर्मनी को बहुत भागों में विभाजित कर रखा था। इटली की भी ये स्थिति थी। तो 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है वो इन दो यूरोप के दो बड़े राज्यों का एकीकरण का काल था, जिसमें जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई, जर्मन राष्ट्रीयता की भावना आई, और उस राष्ट्रवाद के आधार पर ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो उस समय जो जर्मन राष्ट्रवाद था उससे प्रेरित होकर, उससे पहले सबसे पहले विचारक कांट ये कहता है कि व्यक्ति के नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए, व्यक्ति में नैतिक गुणों के विकास के लिए राज्य रूपी संस्था का होना आवश्यक है। फिक्टे और हीगल, इसको आप क्रम से याद रखेंगे, क्योंकि जो इमानुएल कांट है उस कांट में उदारवादी तत्व भी दिखाई देते हैं। इतने कठोर विचार नहीं है, केवल नैतिक कुशल जीवन की प्राप्ति के लिए कांट कहता है कि राज्य का होना आवश्यक है। अपने देखते हैं कि कांट में काफी कुछ उदारवाद के लक्षण मिलते हैं, फिक्टे में ये उदारवाद और कम बढ़ जाता है, और हीगल तक आते आते जो जर्मन आदर्शवाद में जो उदारवादी तत्व थे वो समाप्त हो जाते हैं, और हीगल तक आते आते आदर्शवाद का जो उच्चतम स्तर है वो प्राप्त कर लेता है। हीगल कहता है कि राज्य ही सर्वोपरि है, राज्य न केवल अपने आप में बल्कि राज्य अपने बाह्य रूप में ही स्वतंत्र है। अगर किसी राष्ट्र को स्थिर रहना है, बनाए रहना है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो हीगल अपने विचारों में न केवल राष्ट्रवाद के बारे में बल्कि अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का भी समर्थन करता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, कांट, फिक्टे और हीगल। धीरे धीरे उदारवाद बढ़ता गया और हीगल तक आते आते उदारवाद पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जो ये उग्रवाद दर्शन है, ये जर्मन उग्रवाद जो आदर्शवाद का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा जो आदर्शवाद का स्वरूप है वो है अंग्रेजी आदर्शवाद। आपको मालूम है कि जो ब्रिटिश लोग हैं विचारों से उदारवादी है, फ्लेक्सिबल विचारधारा है, क्योंकि उनका जो संविधान है पूरा फ्लेक्सिबल ही है। इसलिए जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपने आप में अपने विचारों से ही आदर्शवादी होते हैं, लिबरल होते हैं थोड़े। इसमें ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके ये आदर्शवादी विचारक जो अंग्रेज आदर्शवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्होंने जो जर्मन आदर्शवाद था उस जर्मन आदर्शवाद को अंग्रेजियत में बदल दिया, अंग्रेजी विचारधारा में बदल दिया। इसका स्वरूप उदारवाद है। तो ये दो तरह की विचारधाराएं, उग्र आदर्शवाद जो जर्मन दर्शन से प्रभावित है और उदार आदर्शवाद जो ब्रिटिश जो दर्शन है उससे प्रभावित है। तो ये आदर्शवाद के बारे में कि भाई व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंधों के आधार पर दो विपरीत विचारधारा आपको याद करने के लिए रखना है कि उदारवाद में व्यक्ति साध्य है और आदर्शवाद में राज्य साध्य है, और आदर्शवाद राज्य को एक नैतिक संस्था और एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में मानता है। तो ये आपको इसकी पृष्ठभूमि होगी, इसका उद्भव कब हुआ, मूल विचार क्या है इसके, अपने प्लेटो से लगा के, अरिस्टो से लगा के, थॉमस मूर, रूसो वगैरह, यहाँ से आदर्शवाद आगे बढ़ा, जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश आदर्शवाद। तो ये इसकी पृष्ठभूमि होगी आदर्शवादी विचारधारा की। अब जो परीक्षा में बड़े प्रश्न के अंतर्गत आता है आपका, इसमें से काफी छोटे प्रश्न बढ़ते हैं आपके, जो बड़े प्रश्नों के अंतर्गत आता है वो है उसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो आदर्शवाद जो है इसका पहला सिद्धांत है राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। आदर्शवादी विचारक कहते हैं कि व्यक्ति अपना नैतिक कल्याण जो है, अपनी आत्मिक उन्नति का जो कल्याण है वो राज्य रूपी संस्था में रहकर ही कर सकता है।
राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं है। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य हमारे नैतिक विचारों का प्रत्यक्षीकरण है। तो पहला बिंदु हो गया कि राज्य एक नैतिक संस्था है, एक नैसर्गिक संस्था है और उस संस्था में रहकर ही व्यक्ति अपने आत्मिक गुणों का विकास कर सकता है। दूसरा इसका सिद्धांत है राज्य साध्य है, साध्य में लक्ष्य, साधन नहीं। व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि अपना सर्वोच्च बलिदान वो राज्य के लिए करे। व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग वो राज्य के लिए करें। तभी जब राज्य का कल्याण होगा तो व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। इसका तीसरा बिंदु कहता है कि राज्य का लक्ष्य, राज्य का अपना लक्ष्य और व्यक्तित्व होता है। कहता है कि प्लेटो कहता है कि राज्य क्या है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही विराट रूप है। व्यक्ति का जो मानव का जो मस्तिष्क है उसका ही राज्य विराट रूप है। मतलब व्यक्ति से बाहर नहीं है राज्य, तो सभी लोगों की इच्छाओं का वो प्रतिनिधित्व करता है और एक विराट व्यक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। राज्य की इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत सामूहिक इच्छा से श्रेष्ठ होती है, क्योंकि व्यक्तिगत इच्छा तो स्वार्थ से प्रेरित होती है, जबकि राज्य की जो इच्छा होती है वो सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करती है। चौथा बिंदु है इसमें कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आपको बताया रूसो ने कहा है कि राज्य क्या है कि राज्य व्यक्ति की सामान्य इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और ये सामान्य इच्छा क्या है? निस्वार्थ से प्रेरित है, लोकोपकारक है, सदैव सिद्ध होती है, अटल होती है, निश्चित होती है। ये कभी भावनाओं से परे होती है, जिसमें व्यक्ति की सभी जो इच्छाएं हैं उनका जो आदर्शवादी स्वरूप है इच्छाओं का उसको स्वीकार करता है। अगला है राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वोच्च शक्तिमान है। राज्य न केवल राज्य के अंदर सीमाओं के भीतर सर्वोच्च है, अर्थात कि राज्य के अंदर जितने भी व्यक्ति है, जितने भी समुदाय है, सामाजिक संगठन है, वो सभी राज्य के आदर्शों का पालन करेंगे। और बाह्य मामलों में लीगल ये कहता है कि राज्य को अपने आप को स्थापित करने के लिए युद्धों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में ही नहीं है। व्यक्ति जितना राज्य के आदेशों का पालन करेगा, मानव स्वतंत्रता उतनी ही सुरक्षित होगी। उस व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा। कब करेगा? जब वो राज्य के अधिकतम आदेशों का पालन करेगा। राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। ग्रीन का कथन है कि राज्य अपनी व्यक्ति जो है राज्य को स्वीकार बल से नहीं करता है, क्योंकि उसकी स्वयं की इच्छा है, उस इच्छा का वो प्रतिनिधित्व करता है। ग्रीन ये कहता है कि राज्य का कार्य व्यक्ति के सब जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं उन बाधाओं के बीच में बाधाएं खड़ी करना, हर्डल अगेंस्ट हर्डल, ये सिद्धांत किसका है? ग्रीन का है। नेक्स्ट है राज्य अधिकारों का जन्मदाता है, अर्थात कि राज्य से बाहर कोई भी अधिकार नहीं हो सकते। आदर्शवादी मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों जैसे कोई विचार नहीं है, तो व्यक्ति अपने अधिकार केवल राज्य में ही मांग कर सकता है। वो सांख्य कथन है कि व्यक्ति अधिकारों की मांग करता है और अधिकार जो है वो राज्य में ही संभव है। राज्य के बगैर बाह्य परिस्थितियों में कोई अधिकार नहीं हो सकते। व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर का कोई अंग का महत्व उस शरीर से जुड़े रहने तक ही होता है, एक अंगुली का महत्व हाथ से जुड़े रहने तक का ही है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का महत्व तब तक ही है जब तक कि वो राज्य के अंदर रहे। व्यक्ति से बाहर व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई व्यक्ति और राज्य के बीच में कोई विरोध नहीं है। राजनीति को नैतिक कर्तव्य में कोई अंतर नहीं है। कांट कहता है कि व्यक्ति की नैतिक जीवन की उन्नति के लिए राज्य रूपी संस्था अनिवार्य है, अर्थात व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करता है। उसमें यह भाव नहीं है कि स्वयं जितना ज्यादा राज्य के आदेशों का पालन करेगा उतना ही ज्यादा उसका नैतिक उन्नयन होगा। तो ये अपने आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन ग्रीन के आदर्शवाद के बारे में और हीगल के आदर्शवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।